दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोचार के बारे में, जो थोड़ा अलग है और जरूरी भी। बायोचार असल में एक तरह का जलाया हुआ लकड़ी का टुकड़ा होता है या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जिसे बिना ऑक्सीजन के बहुत ही टेम्परेचर में जलाया जाता है, लगभग 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर। इस पूरी प्रक्रिया को पायरोलिसिस कहते हैं। और जब ये होता है तो मटेरियल के अंदर की सारी चीजें जलती नहीं, बल्कि इसमें मौजूद सारा कार्बन, जो कि बहुत स्टेबल होता है, बच जाता है। और ये कार्बन बायोचार के तौर पर मिट्टी में या कहीं और रख दिया जाए तो ये सैकड़ों साल तक वहीं टिका रह सकता है। अब ऐसे समझिए कि जो पौधे हमारे आसपास होते हैं वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख कर बढ़ते हैं, लेकिन जब ये पौधे मरते हैं तो वो सड़कर फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ देते हैं। अगर हम इसे सीधा जलाएं या प्राकृतिक रूप से इसे सड़ने दें तो कार्बन वापस हवा में चला जाएगा, जो क्लाइमेट चेंज की समस्या को और बढ़ाता है। लेकिन बायोचार बनाने से हम पौधों के कार्बन को हवा में जाने से रोक सकते हैं और उसे स्थिर रूप से जमीन में लंबे समय तक रख सकते हैं। इससे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही ये प्रक्रिया ऊर्जा भी पैदा करती है, क्योंकि जो गैस और बायो ऑयल निकलती है उसे हम बिजली बनाने या हीटिंग के काम में ले सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा और इसलिए इसे कार्बन स्टोरेज या प्रदूषण कम करने का भी तरीका माना जा रहा है। लेकिन थोड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में हर जगह सही और फायदा करने वाला है? तो कुछ लोग कहते हैं कि बायोचार का जो बड़ा इस्तेमाल होगा उसे लेकर जमीन और जंगलों पर काफी दबाव बढ़ जाएगा। मतलब ज्यादा जमीन और जंगलों को बायोचार के लिए, खास तौर पर फसलों या लकड़ी उगाने के लिए बदला जाएगा। इससे न सिर्फ प्रकृति और जीव जंतुओं को नुकसान होगा, बल्कि प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो असल में बायोचार की प्रक्रिया जितनी आसान है उतनी ही उसका असर भी कई जगहों पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बायोमास यानी पौधों की मात्रा की मांग बायोचार बनाने के लिए बढ़ गई तो इसके लिए बहुत सी जमीन काटनी पड़ सकती है या जंगल कम हो सकते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसे लेकर जो बड़ा विवाद है वो इस बात का है कि बायोचार अच्छी बात तो है, पर इसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जाए और कितनी मात्रा में हो, इससे पर्यावरण को कितना फायदा या नुकसान होगा, इस पर अलग अलग विचार है। कुछ लोग इसे पर्यावरण बचाने का एक नया हथियार मानते हैं, तो कुछ इसे हरा धोखा या ग्रीन वॉशिंग भी कहते हैं। इसलिए जहां एक तरफ ये तकनीकी प्रॉमिसिंग है और कई फायदे भी दे सकती है, वहीं दूसरी ओर इसके साथ जुड़े खतरों और असली उपयोग की गहराई को भी समझना बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो बायोचार एक अच्छा तरीका हो सकता है, पर इसे समझदारी से और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखकर ही अपनाना जरूरी है, ताकि हम प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं और सच में कार्बन को ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। अब देखिए, बायोफ्यूल पहले बहुत अच्छे और पर्यावरण के लिए फायदे वाली एनर्जी समझे जाते थे, क्योंकि उन्हें मक्के या गन्ने जैसी फसलों से बनाया जाता है और जिसे आमतौर पर हम एथेनॉल के रूप में जानते हैं। लेकिन अब कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बायोफ्यूल कई बार ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इन्हें उगाने के लिए बहुत सारी जमीन को काटा जाता है, जंगल हटाए जाते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और वहां के जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को नुकसान होता है। इसलिए जहां हमें प्रकृति को बचाना चाहिए था, वहां ये तरीका उल्टा असर करता है। ठीक वैसे ही लोग डर रहे हैं कि बायोचार के साथ भी वही गलती दोहराई जाएगी, क्योंकि तब जंगल काटकर जल्दी बढ़ने वाली फसलें उगाई जाएंगी, उन्हें काटकर बायोचार बनाया जाएगा, जिससे फिर से प्रकृति और जानवरों का नुकसान होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम इसी रास्ते पर चलें। असल में हमारे पास बहुत सारा बायोमास यानी एग्रीकल्चरल वेस्ट और पौधों के जो टुकड़े फालतू में फेंक दिए जाते हैं, खास तौर पर भारत के उत्तरी क्षेत्र में, जहां पर स्टबल बर्निंग होती है। मतलब फसल के बाद बचा हुआ तना, पराली और भूसा जैसी चीजों को आग के हवाले कर दिया जाता है। इससे हर साल भारत में 120 मिलियन टन से भी ज्यादा ऐसा कूड़ा खुली जगहों पर जलाया जाता है, और जो इससे धुआं निकलता है वो इतनी हवा को खराब करता है कि लाखों लोग बीमार पड़ते हैं और कई लोग मरते भी हैं, करीब 2 मिलियन लोग हर साल।
यहाँ बायोचार मदद कर सकता है। हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर इस कचरे को हम बायोचार में बदल दें तो भारत की कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 10 से 13% हिस्सा कम किया जा सकता है और ये बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे देश के जलवायु संकट को कम करने में। इसके अलावा जो किसान बायोचार बनाएंगे वो उसे अपने खेतों में ही उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी फसल बेहतर होगी और फिर इसे बेचकर एक्स्ट्रा इनकम भी कमाया जा सकता है। लेकिन अब समस्या ये है कि किसान हर खेत में खुद से बायोचार बनाने की मशीन या सुविधा नहीं रख पाएगा। इसलिए जो सुझाव दिया जा रहा है वो ये है कि छोटे छोटे मोबाइल यूनिट या मशीनें बनाई जाएं जो खेतों के पास ही आकर बायोमास को बायोचार में बदल सके। इसके लिए हर जिले में 1 या 2 ऐसे केंद्र बनाए जा सकते हैं जहां किसान अपने खेत का बचा हुआ कचरा लेकर आए और उसे बायोचार में बदलवा सके। खैर ये तरीका भारत के अलावा बहुत सारी जगहों पर अपनाया जा सकता है जहां खेती होती है और जहां कचरा जलाया जाता है। और इस तरह से बायोचार न केवल प्रदूषण कम करेगा बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करेगा, साथ ही किसान भाइयों के लिए नई आय का स्रोत भी बनेगा। तो कुल मिलाकर बायोचार को लेकर चिंता जरूर है कि जंगल की कटाई न हो, लेकिन अगर हम खेती में बचे हुए कचरे और फसल के अवशेषों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये तकनीकी बहुत ही बड़ी मददगार बन सकती है और प्रदूषण कम करने के साथ साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ा सकती है। दोस्तों, बायोचार एक ऐसी तकनीकी है जो बहुत सारे पर्यावरणीय मुद्दों को एक साथ हल करने की क्षमता रखती है, लेकिन ये कितना फायदा पहुंचाएगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे और कहां बनाते हैं। जैसे बड़े बड़े पायरोलिसिस प्लांट होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक सामग्री को बिना ऑक्सीजन के जलाया जाता है तो उससे ऊर्जा निकलती है और जो बचता है वही होता है बायोचार, जो कार्बन को जमीन में लंबे समय तक लॉक कर देता है। यहाँ कई लोग इसे कार्बन नेगेटिव एनर्जी कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया के अंत में बहुत सारा कार्बन बायोचार के रूप में स्टेबल होकर जमीन के अंदर रहता है और वातावरण में वापस नहीं जाता। अगर ये बायोचार स्थानीय तौर पर मिलने वाले ऑर्गेनिक सामग्री से बनाया जाता है, जैसे खेती से बचा हुआ भूसा, टहनी या कूड़ा, तो ये एक शानदार तरीका साबित हो सकता है ऊर्जा बनाने और पर्यावरण बचाने का। अगर ये खेती और गार्डनिंग में इस बायोचार का इस्तेमाल मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इससे पैदावार भी ज्यादा होती है। खास तौर पर बंजर या रेतीली मिट्टियों में बायोचार का असर सबसे ज्यादा दिखता है क्योंकि इससे मिट्टी में पानी जमा करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पौधों को ज्यादा फायदा होता है। अब तक के रिसर्च में पता चलता है कि जब मिट्टियों में बायोचार और फर्टिलाइजर का एक साथ इस्तेमाल होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन में औसत 40% तक की कमी आती है और जो भी स्टडीज अब तक हुई है उसमें 80% तक की कमी भी देखी गई है। मतलब बायोचार से 40% से 80% तक इस खतरनाक गैस को कम करना वाकई एक बहुत अच्छा संकेत है और पर्यावरण के लिए बेहद सकारात्मक भी है। तो कुल मिलाकर बायोचार मिट्टी की सेहत सुधारने और इसके पानी को लंबे समय तक होल्ड करने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की क्षमता भी रखता है, लेकिन इसका असर जगह जगह और परिस्थितियों के हिसाब से भी बदलता रहता है। यही वजह है कि इसे पूरी समझदारी से और सही जगह के साथ सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक खास चीज, असल में जब बायोचार को मिट्टी में डालते हैं तो उसमें जो कार्बन होता है वो हवा में वापस नहीं जाता बल्कि मिट्टी में ही लंबे समय तक स्टेबल बना रहता है और इस वजह से कह सकते हैं कि हमने कार्बन को फिक्स कर दिया, मतलब उसे जमा कर रखा, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, बायोचार के साथ ये बड़ी चेतावनी भी है कि ये तभी सही मायने में काम करता है जब हमारे पास बहुत सारा खुद का बायोमास यानी कुदरती ऑर्गेनिक कचरा हो जिसे हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे खेतों में बचा हुआ पराली या पौधे का बचा हुआ हिस्सा। तभी यह प्रक्रिया सर्कुलर इकोनॉमी के हिसाब से सही है और स्थायी भी है। समस्या तो तब आती है जब बायोमास के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाएं या दूर दूर से उसे लाया जाए, तब यह पूरी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए उल्टा असर डाल सकती है। तो कुल मिलाकर बायोचार एक बहुत उम्मीद वाली टेक्नोलॉजी है जो जलवायु संकट से लड़ने के लिए कई तरीके से मददगार हो सकती है।
लेकिन इसे बहुत सोच विचार कर अपने लोकल रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करते हुए अपनाना जरूरी है। ये कोई कमाल की जादूगरी नहीं है जो सारे पर्यावरण के बड़े बड़े मुद्दों को एक बार में हल कर देगी, बल्कि इसे एक जरूरी टूल की तरह लेना चाहिए जो हमारे मुश्किल समस्याओं को हल करने में सिर्फ योगदान दे सकता है। आपका क्या विचार है? क्या बायोचार जलवायु संकट से लड़ने का एक अच्छा हथियार बन सकता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।